हेलो दोस्तों, आज मैं जापानीज हॉरर मूवी रिमेंबर को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक जापानीज नॉवल पे बेस्ड है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो किसी से भाग रही थी। उसके हाथों में एक खिलौना था। वो बच्ची भागते हुए एक घर में छिप जाती है, पर वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो उसे बुरी तरह से काट के मार देता है। इसके बाद हम एक रशियन न्यूज़पेपर में देखते हैं जिसपे लिखा था कि 1947 में एक छोटी बच्ची को किसी ने बुरी तरह से काट के मार दिया था। उस बच्ची के बॉडी पार्ट्स अभी तक नहीं मिले थे और अभी भी उन बॉडी पार्ट्स को ढूंढा जा रहा था। ऐसे ही कई सारे बच्चे मारे गए थे और उनकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली थी। इसके बाद हमें एक रशियन कैदी की फुटेज दिखाई जाती है जो कहता है कि जिन्होंने उन बच्चों को मारा वो एक सब्स्टिट्यूट हैं, किसी शैतानी आत्मा के, जो बस उन बच्चों को उस आत्मा के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और बिना किसी ट्रेस के वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ रशियन बुक्स को देख पाते हैं जिन पे लिखा था कि वो एक दिन हमेशा रिपीट होता रहेगा जब तक के सारे बॉडी पार्ट्स ना मिल जाएं। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं आशुका नाम की लड़की को जो अपने स्कूल के लिए रेडी होती है। उस दिन डेट था 5 जुलाई। आशुका की मॉम उसके लंच में एक्स्ट्रा खाना पैक करती है ताकि वो अपने फ्रेंड से शेयर कर सके, पर रास्ते में ही हम देख पाते हैं आशुका को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करता था। रास्ते में ही वो ताकाहिरो नाम के एक लड़के से टकरा जाती है। ताकाहिरो उसकी मदद करना चाहता था उसका सामान उठाने में, पर उसके दोस्त उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। रे नाम की लड़की भी वहीं से जा रही थी जो कि स्कूल में मोस्ट पॉपुलर थी और क्लास प्रेसिडेंट भी थी। वहीं रूमिको नाम की एक लड़की को भी हम देखते हैं जिसे उसका बॉयफ्रेंड स्कूल ड्रॉप करने आया था। उसी रास्ते में आशुका को एक बिल्ली दिखती है जो रास्ता क्रॉस करना चाहती थी, पर आशुका के उसको देख के मुड़ते ही वो बिल्ली एक बस के नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद हम सोटा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे आशुका के तरह ही कोई पसंद नहीं करता था और सब उसे परेशान करते रहते थे। कुछ देर बाद क्लास में पहुंचने पे सबको पता चलता है कि स्कूल फेस्टिवल के लिए जो पैसा जमा किया गया था वो चोरी हो गया है और वो पैसे सोटा के डेस्क से मिलने पे सब उसे परेशान करने लगते हैं। तभी ताकाहिरो और रे वहाँ आ जाते हैं। रे सारी बात को अपने ऊपर ले लेती है ये बोल के कि ये उसकी जिम्मेदारी थी पैसों को संभाल के रखने की। हम आगे आशुका को अकेले चैपल के बाहर बैठ के लंच करते देखते हैं। वहाँ एक पुराना कुआं था जिसमें से उसे कई सारे खून से सने हुए हाथ निकले दिखाई देते हैं। तभी वहाँ वर्कर्स आ जाते हैं और आशुका को वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि वो चैपल अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहाँ से जाने से पहले वो कुएं में झांक के देखती है पर उसे वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता। थोड़ी दूर जाने पे वो किसी को उस मरी हुई बिल्ली को दफनाते हुए देखती है और उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि वो चाहती है कि आशुका उसकी बॉडी ढूंढे, पर पीछे मुड़ के देखने पे उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकाहिरो बास्केटबॉल बहुत ही अच्छा खेलता था। हमें ये भी पता चलता है कि ताकाहिरो इससे पहले जिस स्कूल में था वहाँ वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था और उसने वो स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो प्रो लेवल तक नहीं खेलना चाहता था। हम आगे एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था। रे अपने फ्रेंड्स की कंपनी से खुश नहीं थी और रूमिको को उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा था। उसी रात आशुका को एक नंबर से मैसेजेस आते हैं जो कि किसी रेड पर्सन के बारे में बात कर रहा था। वो डर जाती है पर कुछ देर बाद वो खुद को अपने स्कूल के चैपल में और 5 लोगों के साथ पाती है और वो लोग और कोई नहीं ताकाहिरो, रूमिको, रे, सोटा और अतसुशी थे। उनके सामने एक कॉफिन रखा था। उन सब ने भी उस लड़की को देखा था जिसने उन सबको उसकी बॉडी को ढूंढने को कहा था। अतसुशी को देख के ताकाहिरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो कभी वापस क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। ये वही लड़का था जिसे हमने वीडियो गेम खेलते देखा था। अतसुशी वहाँ उन सबके साथ नहीं रुकना चाहता था, वो वहाँ से बाहर चला जाता है। सोटा सबको बताता है कि ये बॉडी सर्च वाला गेम है। तभी कोई अतसुशी को मार डालता है। एक एक करके रेड पर्सन नाम की एक बच्ची जो खून से लथपथ थी सबको मारती जा रही थी। उसके हाथों में वही खिलौना था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उस बच्ची के हाथों में था। ताकाहिरो आशुका को एक बेड के नीचे छुपा देता है पर जल्द ही आशुका और ताकाहिरो को भी वो रेड पर्सन मार देती है। नेक्स्ट डे आशुका की आँख खुलती है तो हम देखते हैं आज भी 5 जुलाई ही था। उसके साथ वही सब रिपीट हो रहा था जो एक दिन पहले हो
चुका था। ताकाहिरो और बाकी सब सोटा से पूछते हैं कि ये बॉडी सर्च क्या है। सोटा सबको बताता है कि उसने ये इंटरनेट में एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उन्हें डिसमेंबर्ड हुए बॉडी को ढूंढना होगा और जब तक वो सब मिलके उस बॉडी के सारे पार्ट्स को ढूंढ नहीं लेते ये एक दिन उनके लाइफ में बार बार रिपीट होता रहेगा। उसी रात वो सब फिर से खुद को उसी चैपल के अंदर पाते हैं। अब उन्हें पता था कि उस कॉफिन के अंदर उन्हें उस बॉडी के पार्ट्स को ला के रखना है, पर अत्सुशी को उस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खेलने से मना कर देता है। बाकी सब बॉडी पार्ट्स को ढूंढने में लग जाते हैं। रूमिको और रे ऊपर के फ्लोर्स को चेक करने जाते हैं। वहीं आशुका और ताकाहिरो एक पेंटिंग रूम में सर्च करते हैं। ताकाहिरो ने वहाँ के सारे क्लासेस की लाइट्स को ऑन कर दिया था क्योंकि रेड पर्सन आवाज और लाइट्स को फॉलो करते हुए उनके पास आती थी। उन दोनों को एक स्टोर रूम में रखे एक्वेरियम से एक कटा हुआ हाथ मिल जाता है, पर रेड पर्सन वहाँ आ चुकी थी। ताकाहिरो आशुका को वो हाथ दे देता है और खुद रेड पर्सन का शिकार हो जाता है। कुछ देर बाद सोटा भी रेड पर्सन के हाथों मारा जाता है। आशुका उस हाथ को लेके रूमिको और रे के पास पहुँचती है, जहाँ वो दोनों शटर को बंद करके रेड पर्सन को रोकते हैं, पर रेड पर्सन उस शटर को तोड़ के रूमिको और आशुका को मार देती है। रे उस हाथ को किसी तरह लेके कॉफिन में रख देती है, पर उसे भी रेड पर्सन मार देती है। नेक्स्ट डे उन्हें पता था कि वो दिन फिर से उनके लिए रिपीट होने वाला है, इसीलिए ताकाहिरो और आशुका मिलके उस बिल्ली को बचा लेते हैं। रूमिको और रे भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो अब खुश थे एक दूसरे के साथ। रे उन्हें बताती है कल रात उसने उस हाथ को कॉफिन में रख दिया था। इसके बाद वो लोग सोटा को भी बुली होने से बचाते हैं। वो सब एक अच्छे दोस्त बन गए थे। आशुका, रूमिको और रे एक साथ लंच शेयर करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है रूमिको ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। रे और आशुका भी नए दोस्त पाके खुश थे। उसी रात आशुका, रूमिको और रे तीनों स्विमिंग पूल में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ रेड पर्सन आके रूमिको और रे को मार देती है, पर आशुका बच गई थी और वो नोटिस करती है कि रेड पर्सन का जो खिलौना है उसका सर बाकी बॉडी से भारी है, इसीलिए पानी में गिरने के वजह से उस खिलौने का सर नीचे था। इस बात को आशुका तब के लिए इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे हम जान पाते हैं कि ताकाहिरो और अत्सुशी पहले एक ही स्कूल में थे। दोनों बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, पर अत्सुशी को एक बार पैरों में चोट लग गई थी और उसने तब से बास्केटबॉल खेलना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसने स्कूल भी चेंज कर दिया था और यही रीजन था कि ताकाहिरो ने भी अत्सुशी के साथ स्कूल चेंज कर दिया था। आगे सोटा सबको बताता है कि उसने एक रियल मर्डर स्टोरी को स्टडी किया है जो बॉडी सर्च से रिलेट करता है। वो मिको ओनोयामा नाम की लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो सिर्फ 8 साल की थी और उनके कैंपस के पास वाले घर में ही उसको किसी ने काट के मार डाला था, पर उसका सर कभी किसी को नहीं मिला था। ये लड़की रेड पर्सन जैसे ही लग रही थी। तभी हमें पता चलता है कि ताकाहिरो और आशुका एक दूसरे को किंडरगार्टन से ही जानते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ लाइब्रेरियन मिस्टर याशिरो आ जाते हैं और उन्हें शांति बनाए रखने को कहते हैं। सोटा सबको आगे का प्लान बताता है। उन्हें पता था कि रेड पर्सन उन तक आवाज और लाइट्स को फॉलो करते हुए पहुंचती है, इसीलिए वो स्कूल की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं और सोटा रेडियो से पूरे स्कूल में गाने बजा देता है। ऐसा करते हुए कई दिन निकल जाते हैं और इसी बीच वो लोग कई बार मरते भी हैं और इसी तरह से वो बॉडी धीरे धीरे पूरी होती जा रही थी। एक दिन ताकाहिरो को उस बॉडी का एक पैर मिलता है जिसे लेके वो कॉफिन तक पहुंचता उससे पहले ही रेड पर्सन उस तक पहुंच जाती है। वो सोटा से हेल्प मांगता है, पर सोटा पहले ही मर चुका था और बाकी के सब भी मर चुके थे। पर तभी वहाँ अत्सुशी आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। उस रात अत्सुशी उस बॉडी का आखिरी पैर जोड़ देता है। अब वो एक साथ उस गेम को खेलने लगे थे। वो साथ में बीच पर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आशुका को क्यों कोई पसंद नहीं करता था स्कूल में, क्योंकि किसी ने उसके बारे में गलत रूमर पूरे स्कूल में फैला दिया था। अब वो 6 दोस्त एक दूसरे के साथ खुश थे और इस गेम को भी अब एंजॉय करने लगे थे। अब वो सब मिलके उस घर में जाते हैं जहाँ पे उस बच्ची का मर्डर हुआ था। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची बीमार थी और उसका उसी घर में इलाज चल रहा था। वो बच्ची अपने खिलौने से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम उसने एमिली रखा था। वहाँ उन्हें एक दीवार पे होल मिलता है जिसे खोल के देखने पे उन्हें वहाँ एमिली मिलती है, पर कुछ ही पलों में वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। ये देख के वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। उसी रात जब वो चैपल के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अब बॉडी सर्च में सिर्फ सर ही बचा था ढूंढने के लिए। वो नोटिस करते हैं कि रेड पर्सन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी उस दिन। तभी उनके सामने एमिली द डॉल का जायंट वर्जन खड़ा था। वो एक एक करके उन सबको मारती
बढ़ती जा रही थी। पर उस रात एमिली रे को खा जाती है। नेक्स्ट डे जब वो सब स्कूल पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा था जो पहले के दिनों जैसा नहीं था। उस बिल्ली को भी वो नहीं बचा पाते और रे का अब दुनिया में एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया था। किसी को रे याद ही नहीं थी, बस वो 5 ही थे जिन्हें रे याद थी। आशुका उन्हें बताती है कि कल रात को एमिली द डॉल ने रे को खा लिया था, इसीलिए रे अब उनके बीच नहीं वापस आ पाई थी। इसका मतलब था अगर गेम के अंदर एमिली उन्हें खा जाती है तो उनका वापस दूसरे दिन जिंदा होना नामुमकिन था। वो सब डर गए थे, इसीलिए आशुका मिस्टर याशुरो के पास जाती है जो उस बिल्ली को दफना रहे थे। पहले तो वो कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, पर आशुका के उनसे इंसिस्ट करने पे वो उसे बताते हैं कि उन्हें ये लगता है कि वो भी कभी बॉडी सर्च जैसे गेम का हिस्सा थे, पर एक बार ये गेम ओवर हो जाए फिर वो सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये सुन के आशुका बहुत परेशान हो जाती है और जब ताकाहिरो उसे परेशान देखता है तो वो उसे अपना क्लिप देता है और कहता है वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। आगे हम देखते हैं कि आशुका सबको बताती है एमिली के सर में ही बॉडी का लास्ट पार्ट छुपा हुआ है। अब वो प्लान बनाते हैं कि वो एमिली द डॉल को मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से बांधेंगे और उसके सर को काट के मीको के सर को निकाल लेंगे। उन सबको यकीन था कि जैसे ही ये गेम ओवर होगा रे भी वापस आ जाएगी। तभी ताकाहिरो उन्हें बताता है कि उन सबको इस गेम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो सब अकेले थे और खुश नहीं थे और उनके इसी अकेलेपन ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया। तभी एमिली वहाँ आ जाती है, वो सब उसे बांध देते हैं, पर तब भी एमिली सबको मार डालती है। ताकाहिरो किसी तरह एमिली का सर काट के मीको का सर निकाल लेता है और आशुका को देता है ताकि वो उस बॉडी को पूरा कर सके, पर तभी एमिली जिंदा हो जाती है। वो ताकाहिरो को भी मार देती है। गुस्से में आशुका एमिली को मार देती है और मीको के बॉडी को कॉफिन में रख के पूरा कर देती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अब 6 जुलाई का दिन था। किसी को कुछ याद नहीं था। आशुका के घर में हम न्यूज पे देखते हैं कि उनके स्कूल के चैपल में 30 साल पहले मारी गई बच्ची की बॉडी पाई गई। यहाँ किसी को कुछ भी याद नहीं था। वो सब स्कूल पहुँचते हैं। अत्सुशी भी स्कूल पहुँचता है। सब उसे देख के पहचान नहीं पाते क्योंकि वो इससे पहले कभी उस नए स्कूल में गया ही नहीं था। आगे हम देखते हैं कि उनके क्लास में लकी ड्रॉ के थ्रू स्कूल फेस्टिवल के लिए कमेटी मेंबर चुने जाते हैं और उन्हें चैपल में मीटिंग के लिए जाने को कहा जाता है। लकीली लकी ड्रॉ में भी उन्हीं 6 दोस्तों का नाम आता है। जब वो चैपल की तरफ जा रहे थे तो आशुका के पॉकेट से ताकाहिरो का दिया हुआ क्लिप गिर जाता है जो ताकाहिरो उठा लेता है। उसे देखते ही उसे सब याद आ चुका था। वो आशुका से कहता है कि उसने कहा था कि वो उसे ढूंढ लेगा। ये सुनते ही आशुका बहुत खुश होती है। अब हम आगे उसी कुएं को देखते हैं जिसे आशुका ने पहले देखा था। उस कुएं में एक न्यूज़पेपर में मीको ओनोयामा के फोटो के साथ उसकी मर्डर की न्यूज थी। हम देख पाते हैं उस न्यूज़पेपर में मीको ओनोयामा का फोटो जादुई तरीके से बदल जाता है और अब उस पेपर में आशुका का नाम था और फोटो भी। यहाँ ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये मूवी वाली आशुका ही थी या फिर सेम नाम की दूसरी आशुका थी जो कि अम्यूजमेंट पार्क में मारी गई। पर ये तो क्लियर था कि हर एक मर्डर के साथ रेड पर्सन फिर से जाग जाएगी और फिर से किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को चुना जाएगा बॉडी सर्च के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और भूले बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।